नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में अगर संख्या के प्रति जो भी डर है वो खत्म हो जाएगा। आप किसी भी संख्या को देखते ही पहचान जाएंगे कि ये कौन सी संख्या है। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। देखिए, संख्या रेखा पर जितनी भी प्रकार की आपने संख्या पढ़ी या जो भी संख्या को दर्शाया जा सकता है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और अगर इसका गणितीय परिभाषा देखें तो हम कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर वास्तविक संख्या का एक बड़ा सा थैला हो जाए, मान लीजिए कि एक बड़ा सा थैला है जिसके अंदर सभी वास्तविक संख्या डाला गया, तो हम संख्या को अगर निकाले अलग अलग कई प्रकार की संख्या निकलेगी उससे, तो क्योंकि सभी वास्तविक संख्या के अंदर होती है। तो हम देखते हैं उस थैले में, यानी कि वास्तविक संख्या का जो एक थैला है उसके अंदर बहुत सारी संख्या है। देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या उसके अंदर आती है। ठीक है, सबसे पहले मैं सारी संख्या यहाँ पे लिख दूंगा, उसके बाद एक एक करके मैं सभी का परिभाषा बताऊंगा और एक क्षण में आपके अंदर जो भी समस्या हो, इस कंफ्यूजन हो इस संख्या को लेकर, वो पूर्ण रूप से ये खत्म हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पर। हम अभी परिभाषा ही बताए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो पहला एक परिमेय संख्या होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यहां लिखते हैं। और ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों संख्या किसके अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। और अगर हम बोले कि अगर वास्तविक संख्या के अंदर ये दोनों तरह का संख्या आता है तो इसके अंदर भी कोई संख्या आता होगा। हाँ, आती है। उसको लिखते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी संख्या आती है। तो इसके अंदर एक संख्या है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि परिमेय संख्या के अंदर दो प्रकार की संख्या आती है। एक होता है पूर्णांक संख्या और एक होता है भिन्न संख्या। भिन्न को ही दशमलव संख्या कहते हैं। अब इसके अंदर कितनी संख्या आती है, तो इसमें भी कुछ तरह की संख्या आती होगी। अच्छा, यहाँ सवाल आएगा कि परिमेय और परिमेय संख्या के अंदर भी कोई संख्या आती है क्या। हाँ, तो एक तरह का संख्या इसमें भी लिखा जाता है तो वो अपरिमेय संख्या ही होता है। जब इसका एक ही तरह का बात आता है तो वही हो जाएगा। जब इसमें दो तरह का आ रहा है तो दो अलग अलग प्रकार की संख्या मिलकर के ये संख्या बनती है। लेकिन इसमें क्या आता है, एक आता है अशांत अनावर्ती संख्या। ठीक है, तो वो संख्या इसी के अंदर आता है तो वो संख्या और ये संख्या एक ही हो जाता है।
तो उसका हम अलग से प्रकार नहीं लिखेंगे उसके अंदर कौन कौन सी संख्या। लेकिन यहां पर हम देखते हैं वास्तविक संख्या के अंदर ये दोनों संख्या, और परिमेय संख्या के अंदर एक पूर्णांक और दूसरा भिन्न संख्या होगी। और अगर हम भिन्न संख्या के अंदर बोले कौन सी संख्या आती है, तो इसमें दो तरह की संख्या। एक आ जाता है शांत और दूसरा हो जाता है अशांत। इसमें इसमें भी एक अशांत अनावृत्ति संख्या आती है, ठीक है। तो तीसरा जो अशांत संख्या आता है वो इसके अंतर्गत आता है, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या के अंतर्गत क्या आता है। तो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक, ये तीनों संख्या किसके अंतर्गत आती है? पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। अगर इस दोनों संख्या को मिला दिया जाए, शून्य को और धनात्मक संख्या दोनों को मिला दिया जाए, तो एक प्रकार की संख्या बनती है। उस संख्या का नाम है पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या से एक संख्या निकलती है, उस संख्या का नाम है प्राकृत संख्या। और अगर प्राकृत संख्या से हम बोले कि प्राकृत संख्या किस संख्या से मिलकर बनी है, तो ये दो प्रकार की संख्या से मिलकर बना है। एक होता है सम संख्या, और दूसरा होता है विषम संख्या। इन दोनों संख्या से मिलकर बना है। लेकिन इसी से दो प्रकार की और संख्या निकलती है, उसको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, इसको यौगिक भी बोलते हैं। और दूसरा संख्या होता है अभाज्य संख्या, इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। तो यहां पर आ गया आपका सारा संख्या। और भी संख्या होती है, जुड़वा, अभाज्य संख्या, ये सब संख्या, संयुक्त संख्या, संपूर्ण संख्या, वो सब संख्या हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना देखते हैं। और भी एक बात, इसमें भी कुछ संख्या आती है। इसमें कौन सी संख्या आती है? तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिक्स भिन्न, ये सब भी आता है। लेकिन मैं उसे नहीं लिखा हूं क्योंकि
उसका जरूरत अभी हम इस चैप्टर को जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, उसका जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हम अगले वीडियो में उसके बारे में भी बता देंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्या से परिभाषा, इसके बाद ऊपर जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। जब हम प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो प्राकृत संख्या क्या होती है? आप जानते होंगे प्राकृतिक देन, एक तरह से सुनते हैं प्राकृतिक देन क्या होता है। हमको जो भी मिला है प्राकृतिक देन, हमको क्या क्या मिला है प्राकृतिक रूप से? तो हवा मिला है, पानी मिला है, मिट्टी मिला है, आकाश मिला है, जिसको कोई व्यक्ति बनाया नहीं, तो ये स्वतः आ गया है। ठीक है, अब इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को हम बोले कि आप गिनती गिनिए, क्योंकि गिनती का प्रयोग क्या मतलब बोलते हैं, संख्या का प्रयोग क्या कहाँ करते हैं? किसी का स्थान बताने में, क्रम बताने में, या गिनती का प्रयोग करने में। तो अगर हम गिनती का प्रयोग करने के लिए बोले किसी, तो वह स्वतः गिनती स्टार्ट करेगा कहां से? एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो हम बोलेंगे कि एक से ही क्यों किया? क्योंकि स्वतः अपने आप निकला उसका एक से, और किसी को आप जीरो से गिनती स्टार्ट करते हुए नहीं सुनेंगे। इसलिए एक से स्टार्ट करता है, तो ये गिनती में प्रयोग की जाने वाली जितनी भी संख्या होती है, एक से लेकर अनंत तक, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो परिभाषा क्या हो जाएगा? गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्या, एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या में पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो क्या हो जाएगा? एक। अब यहां पर हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं, एक से स्टार्ट होगा, एक, दो, तीन, इस तरह से जाएगा और अनंत तक जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। अब मान लीजिए प्राकृत संख्या का एक थैला है जिसमें सभी प्राकृत संख्या को डाल दिया, तो पूर्ण संख्या कैसे बनेगा? अगर उस प्राकृत संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। यानी कि यह संख्या तो पहले से रहेगा ही, इसमें और क्या आ जाएगा? जीरो सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? जीरो होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, इस तरह से अनंत तक होगा। यानी कि ये तो पहले से प्राकृत में था ही, जीरो को हम क्या कर दिए? इसमें सम्मिलित कर दिए। और इसको याद रखने के लिए क्या तरीका है? तो जब तक शून्य नहीं होगा, संख्या पूरा नहीं हो सकता है, तो पूर्ण होने के लिए शून्य का होना आवश्यक है। इसलिए हम पूर्ण संख्या में बोलते हैं कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, और इसको हम W से सूचित करते हैं। अब प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं? N से सूचित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक एक चिन्ह होता है इस तरह का प्लस। अगर संख्या बोला जाए तो संख्या जो प्राकृत संख्या में आएगा उसी संख्या को हम धनात्मक संख्या कहेंगे। अगर उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा दिए तो, नहीं भी लगाएंगे तो कोई चिन्ह नहीं लगा रहेगा इसके आगे, तो प्लस ही माना जाता है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? धनात्मक संख्या। शून्य क्या होता है? वही वाला शून्य जिसका आविष्कार हमारे आर्यभट्ट साहब ने किया था। तो उस शून्य का प्रयोग, उस शून्य को ही शून्य कहते हैं, इसका अलग से कोई परिभाषा नहीं है। अगर शून्य का परिभाषा देना हो जिसका कोई भी वैल्यू ना हो, मतलब ना धनात्मक मान हो ना ऋणात्मक मान हो, उसको क्या बोलेंगे? शून्य कहेंगे। आगे ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो यदि प्राकृत संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा हो, देखिए इस तरह का चिन्ह लगा हो, यही संख्या हो प्राकृत, और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो, माइनस, तो उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या में देखिए ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, तीनों संख्या के समूह को, यानी कि तीनों संख्या को अगर मिला दिया जाए तो फिर एक संख्या बनेगी, उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसमें हम बोल सकते हैं कि माइनस वाला सभी संख्या आ जाएगा और प्लस वाला भी सभी संख्या आ जाएगा, माइनस से लेकर प्लस तक की सभी संख्या को। लेकिन कौन सा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक हो और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान हो, उसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब आते हैं दशमलव की तरफ। भिन्न संख्या किसे कहेंगे? तो आप अभी देखें, इसमें आया एक दो तीन, इसमें आया जीरो एक दो तीन, इसमें आया माइनस प्लस सब, लेकिन जीरो एक दो तीन और 1 2 3 माइनस वाला भी। क्या एक और दो के बीच में कोई संख्या है? तो हजारों प्रकार की संख्या है, अनंत संख्या है।
वो सभी संख्या दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बीच का जो भी संख्या होगा उसको हम बोलेंगे भिन्न। अब इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे वह संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 और 1। अगर इस तरह का कोई संख्या दिखे जिसमें p बाय क्यू के रूप में लिखा गया हो और q के बराबर में 0 और 1 नहीं होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक भी होना चाहिए। p q कोई पूर्णांक भी होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब यहां बताए माइनस और प्लस सभी संख्या। अगर ऐसा है, ये शर्त को लागू करता है कोई संख्या, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या बोलेंगे। और आता है शांत दशमलव। शांत दशमलव में क्या होगा, शांत दशमलव संख्या किसे कहेंगे, तो शांत दशमलव संख्या हो जाएगा जब कोई संख्या भिन्न हो, यानी कि 3/2 हो और इसको जब हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 आएगा और ये कट के खत्म हो जाएगा। अगर दशमलव के बाद संख्या रुक जाती है कहीं पे तो उसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। और अशांत किसे बोलेंगे, अगर 3/2 आ जाए, उल्टा लिख दीजिए 2/3 लिख दीजिए, 2/3, तो हम इसको लिखेंगे तो 0.6666 आते रहेगा। इसको भाग दीजिएगा तो कटेगा ही नहीं कहीं पे, रिपीट होते रह जाएगा, एक नंबर बार बार रिपीट होते रहेगा। इसमें एक नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, बस जाकर के लास्ट में कट जाएगा। इसको बोलेंगे शांत दशमलव और इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। अब आगे चलते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो सेम यही परिभाषा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वह संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू कोई पूर्णांक हो। थोड़ा सा अंतर है इसमें और इसमें। q का मान यहां 1 भी नहीं होना चाहिए लेकिन यहां 1 हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th को लेकर, क्योंकि बहुत सारी संख्या पूछी जाती है कि कौन सी संख्या ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो हम अपरिमेय को भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय और अपरिमेय को कैसे पहचानें। तो अपरिमेय में क्या होता है, जिसे p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब बात रहा अपरिमेय संख्या जिसको p बाय क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते, तो इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसका पहचान होता है रूट। अगर किसी संख्या को रूट के अंदर लिखा गया है और वो रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर किसी भी कंडीशन से वो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और हम उसी समय बताए थे अपरिमेय का भी एक रूप होता है जिसको बोलते हैं अशांत अनावसानी। ठीक है, अशांत अनावसानी का मतलब हो गया इस तरह का संख्या 0.70700700007, इस तरह से चलते रहेगा। यहां देखिए बार बार 6 ही रिपीट हो रहा है या बार बार 2-3 संख्या ही रिपीट होगा। यहां पर क्या हो रहा है, 0 एक बार आया, फिर यहाँ 2 बार आया, फिर यहाँ 3 बार आया, रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार बढ़ रहा है। अगर इस तरह की संख्या आती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अपरिमेय को पहचानने का तरीका है कि अगर कहीं पर रूट देख लीजिए और पहले देख लीजिए कि रूट खत्म हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। अगर ये रूट खत्म हो गया, उस संख्या में कहीं भी रूट नहीं बचा, कट गया किसी भी कारण या किसी तरह से उसको बाहर निकाल दिया रूट से बाहर संख्या, तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इसके ऊपर कई एग्जाम्पल हम आपको दे देंगे। अब अभी भी संख्या बचा हुआ है, भाज्य संख्या बचा हुआ है और अभाज्य संख्या बचा हुआ है। तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जब किसी भी संख्या से कटे उसको भाज्य कहते हैं। अब किसी भी संख्या से कटेगा मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या मान लीजिए 7 है तो 7 तो 7 से कट ही रहा है और ये 1 से भी कट रहा है, तो 7 और 1 नहीं, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से कटे। यानी कि अगर कोई संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे, विभाजित हो पूर्ण रूप से, उसे हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहें। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वह संख्या
जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब इस दोनों परिभाषा से एक निष्कर्ष निकलता है। अगर एक की बात की जाए तो ये क्या आएगा, भाज्य में आएगा या अभाज्य में आएगा? तो देखिए, भाज्य तो वही संख्या होगा जो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, ये तो किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा नहीं, इसलिए भाज्य तो ये नहीं होगा। बचा अभाज्य। अभाज्य का परिभाषा में क्या बोले हम, जो एक से और स्वयं से कटे किंतु किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, यानी कि जिसका विभाजन दो संख्या से, एक तो स्वयं होना चाहिए और एक होना चाहिए, लेकिन इसका विभाजन अगर इसको विभाजित किया जाए तो सिर्फ एक संख्या से विभाजित होता है, वो है एक। एक से ही ये कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसका गुणनखंड बोले तो एक ही गुणनखंड आया ना, अगर दो गुणनखंड आता तो इसमें डालते, लेकिन दो गुणनखंड आया नहीं, इसीलिए इसको हम अभाज्य भी नहीं कहेंगे। ना ये भाज्य संख्या होगा और ना ये अभाज्य संख्या। अब चलते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, सॉरी विषम संख्या किसे कहते हैं? वह प्राकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको विषम संख्या कहेंगे, जो कि 3, 5, 7 इस तरह की संख्या होती है। और सम संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, 2, 4, 6 इस तरह की संख्या को। ये दो से पूरा पूरा कट जाएगा तो सम हो जाएगा, दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो विषम हो जाएगा। ये किसी से नहीं कटेगा तो अभाज्य हो जाएगा। ये किसी से भी कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटेगा तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। अब यहाँ पर अभाज्य में एक बात आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है और मात्र एक सम संख्या दो ही है जिसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और कोई संख्या ऐसा नहीं है जो कि सम भी हो और अभाज्य भी, सिर्फ दो है। और अगर भाज्य की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि एक तो किसी में नहीं आता है, दो अभाज्य में आ गया, 3 भी इसी में आ जाएगा क्योंकि ये किसी से नहीं कटता है। 4 ही पहली छोटी संख्या है जो कि एक से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो इसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा संख्या समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो में देखेंगे यूक्लिड विभाजन के बारे में समझेंगे, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में समझेंगे और फिर चैप्टर के आगे देखेंगे कि चैप्टर किस तरह से बनता है। आप सबों को ये वीडियो देख करके समझ में आया होगा कि संख्या किसे कहते हैं। अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को एक दो बार आप देख लीजिए ताकि आप बढ़िया से समझ सकें। और जहां तक हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा चैनल पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।